हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे नए नवेले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप फॉर्म जो है, इसके बारे में अपन ने काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो सुनी हुई हैं। और अगर बोले जो चीज़ हमने पार्टनरशिप के बारे में बात की थी, क्या कहा था हमने? सो बोले ए नाम का बंदा होता है, बी नाम का बंदा होता है। ये दो लोग मिलके बोले डिसाइड करते हैं कि चलो एक फॉर्म चालू करते हैं जिसका नाम क्या होगा? बोले ए बी एंड कंपनी। ठीक है, इसको आपने नाम क्या दे दिया? एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो आपने इसको सिंपली नाम दे दिया और कहा कि चलो ये चीज जो है इसको बोले अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। तो बोले इसको अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोले दोनों ने सिंपली पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट किया। 50,000 रुपये इसने दे दिया, 50,000 रुपये जो है वो इसने दे दिया, और दोनों ने मिलकर फॉर्म का काम जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, फॉर्म के पास में अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो आपको ये पता चला कि फॉर्म के पास में जो आपकी लाइबिलिटी वाली साइड है वहां पे कुछ पैसा आपको दिखाई दिया, और जो एसेट वाली साइड है, सर लाइबिलिटी में बोले ए ने जो पैसा दिया था वो था 50,000, बी ने जो पैसा दिया था वो था बोले 50,000 रुपए, और इससे बोले आपकी जो फॉर्म है उसने क्या किया, एसेट्स परचेज करके लेके आए जो कि कितने के हो गए, 1,00,000 रुपए के। फिर इसके बाद में आपकी फॉर्म ने काम किया। जब काम किया तो मार्केट के जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो बने। उन्होंने बोले आपकी फॉर्म को मान लीजिए 30,000 रुपए का उधार जो है वो दिया, जिससे कि आप वर्किंग कैपिटल 30,000 रुपए का लेके आए। वो आपने काम करना अपना क्या किया, स्टार्ट किया। और ये इतने पैसे से आपने काम किया, और आगे चल के जो प्रॉफिट आपने कमाया वो बोले आपका यहाँ पे कैश आ गया, मान लीजिए कितने का, 20,000 रुपीज का। किसके पास में? फॉर्म के पास में, राइट। और वही पैसे को अगर आप चाहें तो फॉर्म के रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे दिखा दो, बोले 20,000 रुपए का हमारे पास में क्या आ चुका है, कैश जो है वो बोले यहाँ पे आ गया। ये आपने यहाँ पे सिंपली दिखा दिया भाई साहब, राइट। इन टोटल अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 लाख रुपीज की आपकी लाइबिलिटीज है, और 1.5 लाख रुपीज के आपके क्या हो गए, बोले एसेट्स हो गए। ठीक है भाई साहब। फिर ऐसे ही बोले अपन काम करते गए करते गए करते गए, और आगे चल के मान लीजिए ऐसा हुआ कि जो आपके क्रेडिटर्स वगैरह थे, मार्केट से जो पैसा आपने लिया था, ये बोले काम बढ़ने के साथ साथ में 2,00,000 रुपए तक का पहुंच गया, राइट। लेकिन 2,00,000 रुपए का उधार जो है वो तो बोले आपने ले लिया, लेकिन कभी लॉकडाउन लग गया या कभी कुछ और चीज हो गई जिसकी वजह से आपकी इस फर्म का जो काम होना चाहिए था, जो बिजनेस होना चाहिए था, ये बिजनेस बोले किसी भी कारणवश नहीं हो पाया, या फिर आपका जो बिजनेस है काइंड ऑफ आप ये लगा लीजिए कि ठप हो गया। लॉजिक उसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो सर अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि जिन लोगों ने आपकी फर्म को पैसा उधार के तौर पे दिया था, कौन? क्रेडिटर्स, या फिर बोले सन्ड्री वाले क्रेडिटर्स, जिन्होंने कि पैसा जो है वो हमारी फर्म को उधार पे दिया था। सर बोले ये पैसा कहां से लेने की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कहा गया कि यार तुम्हारे जो ये एसेट्स रहेंगे ना, इन एसेट्स को बोले मार्केट में बेचा जाएगा। फर्म के एसेट्स जो आपके रहेंगे इनको मार्केट में बेचा जाएगा। अब मान लीजिए ये सारे एसेट जो है वो आपने बेचे, और इनको बेच के आपको 1,50,000 जो है वही रिकवर हो पाए। सब बोले बाहर वालों को उधार कितना है? बोले सर 2,00,000 तो ये वाले हो गए, 30,000 ये वाले हो गए, यानी कि कुल मिला के 2,30,000 का उधार जो है वो बोले हमारे ऊपर लोगों का है, बाहर वालों का। गॉट द पॉइंट। सब बोले हमारा जो पैसा नुकसान हुआ वो छोड़ दो, बोले वो तो गया, लेकिन बोले 2,30,000 जो है ये बाहर वालों को उधार है। बोले ठीक है भाई साहब, ये 2,30,000 अपन ने क्या किया, एसेट्स को बेच के जो पैसा आया था वहां से अपन ने चुकता कर दिया। गॉट द पॉइंट। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि 80,000 जो है वो अभी भी बाकी है पे करने के। सर फर्म के एसेट्स को बेच दिया गया, फर्म के पास में कोई भी पैसा नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो क्रेडिटर्स है, पार्टनरशिप फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं, वो ए को और बी को कहेंगे कि एक काम करो भाई साहब, 40,000 तुम पे करो और 40,000 तुम पे करो। जेब से पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा। सवाल है, क्या इन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे फ्रॉड किया था क्या? नहीं सर, आपने ऐसा कुछ बताया नहीं। आपने ये नहीं कहा कि इन्होंने चूंकि फ्रॉड किया इसलिए आपकी जो फर्म है वो नेगेटिव में चली गई, आपने ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बताया आपको कि आपके फर्म जो है उसका बिजनेस डूब गया, काम नहीं कर पाए आगे, या फिर हो सकता है लॉकडाउन लग गया होगा, कोई कोरोना नाम की बीमारी आ गई होगी, और वट एवर द केस में भी, राइट। ये बिजनेस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चेंज हो चुके होंगे, या हो सकता है मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ चुका होगा जिसकी वजह से जैसे नोकिया कंपनी के साथ में हुआ था वैसा आपकी फर्म के साथ में हो गया। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू कांट से एनीथिंग।
कभी भी कोई भी चीज हो सकती है, राइट। तो ऐसे केस में ये पार्टनर्स कहते हैं यार ये 50,000 रुपए जो हमारे थे वो तो गए गए, उसके साथ में और जेब से 40,000 रुपए जो है वो अपने को देने पड़ गए, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ठीक है, तो अब ये कहीं पे किसी से डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बताया, बोले तुमको पता है क्या, अगर बोले यहीं पे ही कोई कंपनी रहती, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या बताया, बोले अगर फर्म की जगह पे बोले कोई कंपनी अगर रहती, तो बोले आपको पता है क्या कि कंपनी जैसे ही क्रिएट की जाती है वैसे ही वो बोले कानून की नजरों में एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सब मतलब कानून की नजरों में उसकी अपनी एक अलग रिस्पेक्ट रहती है, अपनी एक अलग इमेज रहती है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये हम सभी लोगों को पता है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सभी लोगों को पता है कि हमें पैदा करने वाला कौन था, बोले मम्मी और पापा। ए और बी नाम के जो दो लोग हैं, उन्होंने किसको पैदा किया, हमको पैदा किया। आपकी बात कर लो, मेरी बात कर लो, या किसी की भी बात कर लो। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप मतलब कि ए की बात है? नहीं सर। अगर कानून की नजरों की बात करोगे, अगर मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई करी, आप सीए या सीएस बने, तो आपके नाम के सामने सीए लगेगा या आपके पापा के नाम के सामने लगेगा? आपके नाम के सामने लगेगा, राइट। सेम थिंग, क्या ऐसा होगा कि आपने सीए या सीएस पास किया तो आपकी मम्मी का जो नाम रहेगा, क्या उसके सामने सीएस लग सकता है क्या? क्या आप ये बोल पाओगे क्या कि आपने किया मतलब कि आपके माँ बाप ने किया, ऐसा माना जाएगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सर क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि कानून की नजरों में ए नाम का जो बंदा है ये सेपरेट इंसान है, बी नाम की जो बंदी है ये भी सेपरेट इंसान है, और इन दोनों का बच्चा जो सी नाम का बंदा होगा वो भी क्या है, ये सेपरेट इंसान है सर। ये भी बोले एक सेपरेट इंसान है, और ये तीनों के तीनों कानून की नजरों में क्या कहलाएंगे, अलग कहलाएंगे। और सर ये ध्यान से सुनिएगा, अगर सी नाम का बंदा कानून की नजरों में अलग है तो इसके जो अधिकार रहेंगे वो ए और बी से अलग रहेंगे, इसकी जो लाइबिलिटीज रहेंगी वो बोले ए और बी से क्या रहेंगे, सिंपली अलग रहेंगे। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। ये वाला फीचर ना कंपनी को मिलता है। सो क्यों मिलता है? क्योंकि कानून की नजरों में एक रजिस्टर्ड वाली कंपनी जो होती है उसे बोले एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जिन्हें कि आप क्रिएटर्स बोल दीजिए भाई साहब। ठीक है, जिन लोगों को कंपनी में मेंबर्स कहा जाता है उन्हीं लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म में आप पार्टनर्स बोल देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये समझ में आया? सर बोले पार्टनरशिप फॉर्म में जो क्रिएटर हैं वो ये लगा लो कि फर्म और क्रिएटर दोनों एक ही चीज है, लेकिन कंपनी जो आपकी होती है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाई जाती है, बोले सर कानून की नजरों में कंपनी जो है वो अलग है, और आपकी फर्म जो है वो, सॉरी जो मेंबर्स है वो क्या है, वो बोले आपके अलग। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, सॉरी यहां पे क्या था, कंपनी। बोले पार्टनर्स ने कहा कि यार ये चीज तो बोले हमको पता है कि कंपनी अगर हमारी होती तो ऐसे केस में लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आती, वो 80,000 रुपए का नुकसान जो है वो किसका माना जाता, क्रेडिटर्स का ही माना जाता, राइट। लेकिन बोले यार नहीं ना, हमको बोले ऐसे बहुत कॉर्पोरेट वाला काम जो है वो नहीं करना। कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या जिसमें बोले आपके पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का ये दोनों का ही फीचर रहे? तो ध्यान से सुनिएगा, 2008 की बात है। कब की बात है भाई साहब? 2008 की बात है, एंड साथ में कह सकते हैं 2009 की बात है। से क्या किया गया, 2008 में एक कानून बनाया गया जिसको नाम दिया गया एलएलपी एक्ट, जो कि है आपका 2008 का, और उसके अगले साल में रूल्स बनाए गए जिनको नाम दिया गया एलएलपी रूल्स, जो कि हैं आपके 2009 के। ठीक है, और इसके बेसिस पे, एक्ट के और रूल्स के बेसिस पे एक नई हाइब्रिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया। क्या? सब लोग एक काम करो, पार्टनरशिप फॉर्म के और कंपनी के जो फीचर्स है ना, उसको मिला के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है, जो कि कौन सा रहेगा, बोले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये ध्यान से सुनिएगा, सब बोले कंपनी का जो सबसे यूनिक वाला फीचर होता है जिसकी वजह से लोग कंपनी बनाने के बारे में सोचते हैं, वो रहता है क्या, बोले लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स।
सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आपके जो कंपनी रहेगी ना, आपके कंपनी में चाहे जो भी काम किया गया होगा, अगर जेन्युइन काम किया जा रहा है, अगर कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा है, तो जो कंपनी की लायबिलिटी रहेगी उसके लिए बोले मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल मान के नहीं चला जाएगा। कंपनी की जो लायबिलिटी रहेगी उसके लिए बोले मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल मान के चला नहीं जाएगा। ये बात को बोले ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब, तो एक काम करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाएगा जिसमें जो लोग जुड़ेंगे उनको नाम क्या दिया जाएगा? पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन ये पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी वो क्या नहीं रहेगी? अनलिमिटेड नहीं रहने वाली है, पर्सनल नहीं रहने वाली। ये समझ में आया? तो उसे कहते हैं क्या? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और सर इसके लिए जो एक्ट आपका है वो कौन सा रहेगा? LLP एक्ट 2008। और रूल्स जो बनाए गए हैं वो भी अलग से बनाए गए, जिनको नाम क्या दिया गया है? LLP रूल्स, जो कि कब के हैं? 2009 के। ठीक है, अगर आपको LLP बनाना होगा तो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पार्टनर्स आपके रहेंगे उनके बीच में बकायदा LLP एग्रीमेंट जो है वो बनेगा। गॉट द पॉइंट? जैसे अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करूं तो क्या बनता था? सब पार्टनरशिप डीड बनती थी, राइट? यहां पे वही डीड को नाम क्या दे दिया गया? LLP एग्रीमेंट जो है वो नाम दे दिया गया। और आपको क्या करवाना होगा? सर LLP एग्रीमेंट के हिसाब से अपने इस LLP को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सर कहां पे रजिस्टर करवाएंगे? ये ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए बोले आपको दिया गया है कि जो ROC होता है, सर ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर LLP का रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। यस सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर बेसिकली अगर मैं ये सारी चीजों के बारे में बात करूं तो ये आपका आता है MCA के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। गॉट द पॉइंट? चाहे आप LLP की बात करो और चाहे फिर आप कंपनी की बात करो। ठीक है, तो पूरा काम एक ही जगह पे दे दिया गया। सर बोले बकायदा आपकी वेबसाइट है जिसका नाम है www.mca.gov.in, राइट? ये बोले वेबसाइट पे आपको जाना होगा और इस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बोले आपको सिंपली मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ये एक मैसेज है, इसको अपन हटा देते हैं यहां से एक बार। ठीक है, अगर यहां पे आप जाएंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा MCA सर्विसेज की बात अगर मैं करूं तो देखिए यहां पे दिख रहा है कि आपको पहला है DSA सर्विसेज, दूसरा है डेन सर्विसेज, तीसरा मास्टर डेटा और चौथा देखिए आपको क्या दिया गया? LLP सर्विसेज। अगर आप ऊपर में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सी वेबसाइट है? MCA.gov.in। सबसे ऊपर देखिए आप व्हाइट में जो लिखा हुआ है, व्हाइट बैकग्राउंड पे जो लिखा हुआ है MCA.gov.in, या फिर यहां देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आप जाते हैं, अगर आपको एक्ट्स और रूल्स देख रहे हैं तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि बकायदा ई बुक जो है वो दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट का PDF जो है वो आपको दिया हुआ है, और साथ में जो LLP का एक्ट है 2008 का, उसका भी PDF जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप LLP का कोई भी काम करना चाहते हैं तो अपन ने किस पे क्लिक किया? LLP सर्विसेज पे क्लिक किया। यहां पे देखिए सारा काम आ जाएगा। सर किसी LLP का नाम आपको चेक करना है, किसी LLP IN, सर LLP IN मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन किया गया होगा उसका एक नंबर होगा, जैसे क्या कहा जाएगा? LLP, I मतलब इनकॉर्पोरेशन, N मतलब नंबर। LLP का इनकॉर्पोरेशन नंबर जो है वो आपको वहां पे दिया गया होगा। ये समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद में रिजर्व यूनिक नेम। सब बोले अगर आपको LLP के लिए नाम जो है वो रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ, उसका इनकॉर्पोरेशन करना है तो वो दिया हुआ है। LLP आपने बना लिया है तो बाद में काफी सारे फाइलिंग वगैरह जो होते हैं वो करना पड़ता है आपको गवर्नमेंट के पास में, तो ई फाइलिंग का जो है वो आपको दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में अगर आपको LLP की इंफॉर्मेशन चेंज करनी है या फिर उसको आपको बंद करना है, यानी कि पूरा LLP का जो काम आपका रहेगा वो करने के लिए यही एक वेबसाइट है जो कि आपको क्या करनी होगी? यहाँ पे सिंपली फॉलो करनी पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में, अभी फिलहाल नहीं करते, फिलहाल अपन बस इतना अगर ध्यान रखेंगे तो ये क्या रहेगा? काफी रहेगा। ठीक है चाचा, हम बिवेयर रहेंगे, डोंट वरी। ये कहाँ से आ गया? ओ भाई दिस, हाँ, LLP सर्विसेज पे अगर मैं जाता हूँ, इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक करते हैं अपन। ये देखिए भाई साहब, डू यू वांट टू स्टार्ट एन इंडियन LLP, इस पे आपने क्लिक किया, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी। क्या करना पड़ेगा? अगर आप इंडियन LLP को बनाना चाहते हैं तो आपको पहले
डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे आप डीपिन भी कहते हैं, वो आपको लेना होगा, विच कैन बी डन बाय फाइलिंग ई फॉर्म फॉर एक्वायरिंग द डिन और डिपिन। सर डिन का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर अगर आपके पास में डिन नंबर भी होगा ना तो भी चलेगा, डिपिन रहा तो भी चलेगा, ठीक है भाई साहब। यू वुड देन नीड टू एक्वायर द डीएससी, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वाले फॉर्म्स होते हैं उनको आप साइन कर पाओ, तो वो आपको लेना होगा, ठीक है साहब। सर्टिफिकेट एंड रजिस्टर द सेम ऑन द पोर्टल, आपको क्या करना है, इसी पोर्टल के ऊपर, ये जो वेबसाइट आपकी है यहाँ पे उसको रजिस्टर करना होगा। देयर आफ्टर यू नीड टू गेट द एलएलपी नेम अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री। वंस द एलएलपी नेम इज अप्रूव्ड यू कैन रजिस्टर द एलएलपी बाय फाइलिंग द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, ठीक है भाई साहब। ये सारा प्रोसेस जो है वो बोले आपको यहाँ पे सिंपली करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा इन्होंने बताया। लेट मी सी अगर कोई वीडियो इन्होंने दिया हुआ है तो। सर एक और सवाल आता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर सके? अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। ये रहा फॉर्म नंबर, देखिए कौन सा भरना पड़ेगा, 17 नंबर का फॉर्म दिया हुआ बोले। रूल में जाके अगर आप देखोगे तो 17 नंबर का फॉर्म आपको दिया हुआ है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म आपने बनाया होगा उसको अगर आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, आप वो करना चाहते हो क्या? वो भी कर सकते हो। फिर डू यू वांट टू स्टार्ट अ फॉरेन एलएलपी, रे बाप रे बाप, क्या इंडिया के बाहर आप एलएलपी को स्टार्ट करना चाहते हो क्या? अगर आप वैसा भी करना चाहो तो वो भी बोला आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। सर इसके लिए बकायदा जो फॉर्म वगैरह हैं, ये देखिए नीचे में आपको फॉर्म दिए गए, नीचे में जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो आपको दिए गए हैं, कौन सा फॉर्म भरना होगा, क्या करना होगा, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो अपन डिटेल में करें। ये समझ में आए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा सर, भले ही हम जाते हैं एमसीए की वेबसाइट पे, अगर मैं एमसीए की वेबसाइट पे बात करूं तो हमारा जो पूरा इंटरेक्शन होता है वो किससे होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से होता है, ठीक है। चाहे आप एलएलपी के बारे में काम करने की बात कीजिए और या फिर आप किसी कंपनी के बारे में काम करने की बात कीजिए, हमारा जो इंटरेक्शन रहेगा इस केस में भी यहां पे होता है और इस केस में भी यहां पे होता है। ये समझा? सर पार्टनरशिप फर्म में उसका रजिस्ट्रार अलग था सर, उसको आपने नाम क्या दिया था? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नाम दिया था। ये समझ में आए? यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी मत बोलिएगा, क्या कहा जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वही बोले आप इसको बुलाएंगे। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। अब इसमें ना एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले, अगर मैं एलएलपी के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एलएलपी इज स्पेसिफिकली गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज द एलएलपी रूल्स, जो कि कौन से वाले होंगे? 2009 वाले होंगे। कौन से वाले रूल्स हैं? 2009 वाले। बट फॉर वेरियस general matters of LLP, the provisions of Companies Act 2013 and rules made thereunder may become applicable। ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये समझ में आया क्या? क्या कहा गया यहाँ पे? बहुत सिंपल तरीके से बोले सर, हो सकता है अगर नॉर्मली अपन यहाँ पे बात करें तो एक स्पेशल एक्ट बनाया गया भाई साहब एलएलपी के लिए। एक्ट का नाम क्या है? एलएलपी एक्ट, जो कि 2008 का है। रूल कौन से वाले होंगे? एलएलपी वाले रूल्स रहेंगे जो कि 2009 के, ठीक है। स्पेसिफिकली वही चीज इसमें काम करेगी। बट कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि कोई ऐसे टॉपिक रहेंगे जिसके बारे में आपको कहां पे दिया हुआ नहीं है? एलएलपी एक्ट में दिया हुआ नहीं, तो क्या करें? सर कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका रहेगा ना, उसमें जाके आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले मैं एलएलपी के बारे में बात करूं तो सर आपके एलएलपी में भी क्या रहते हैं? सर कह सकते हैं कि पार्टनर्स होते हैं सर।
अगर एलएलपी की बात करेंगे तो कौन रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि आपके एलएलपी का जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसको संभालने के लिए जिन पार्टनर्स को अपॉइंट किया जाता है उसे नाम दिया जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्या सब बोले पार्टनर्स की बात अगर आप करोगे तो बोले मिनिमम जो पार्टनर्स रहेंगे वो 2 होने चाहिए। हालांकि अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं सब बोले ऐसी कोई लिमिट जो है वो आपको एलएलपी एक्ट में दी हुई नहीं है, कितने भी चले, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट को संभालने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में बात करूं तो वो क्या कहा गया, कम से कम 2 होने चाहिए। ज्यादा वापस से सर जितने आपके यहाँ पे पार्टनर्स होंगे सबको बना लो बोले वो भी चलेगा, मतलब जितने भी पार्टनर्स है अगर वो चाहें तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। बट ध्यान से सुनिएगा सर बोले अगर आप किसी एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बोले या तो डिपिन लेना होगा और या फिर आपको लेना पड़ेगा डिन नंबर। सर डिपिन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिन सर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने आपसे क्या कहा था कि दोनों चीजें मिक्स हैं, कई जगह ऐसी रहेगी जहां पे कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो भी आपके लगेंगे। अगर मैं कंपनी में बात करूं तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन संभालता है, डायरेक्टर संभालते हैं। तो डायरेक्टर्स को क्या लेना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लेना पड़ता है। अगर मैं डिपिन के बारे में बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सब बोले डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये समझा। डिपिन और या फिर आपका डिन नंबर भी अगर रहता है तो वो भी चलेगा। और सर चाहे दोनों में से किसी की भी बात कर लो, ये आपका कितने डिजिट का होगा, 8 डिजिट का होगा। और एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सर 1 पर्सन इज इक्वल्स टू 1 डिन और डिपिन। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक से ज्यादा एलएलपी में पार्टनर्स हैं या एक से ज्यादा कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपको उतने डिन नंबर लेने, नहीं, आपको एक ही डिन लेना होगा या एक ही डिपिन आपको लेना होगा। और जितने फॉर्म में आप पार्टनर बनने की बात करेंगे, जितने कंपनी में आप डायरेक्टर बनने की बात करेंगे, हर जगह पे वही एक डिन जो होगा वो आपको क्या करना होगा, कोट करना होगा। जैसे हर इंसान का एक आधार नंबर होता है, एक पैन नंबर होता है, ऐसे ही हर इंसान का एक डिन नंबर जो है वो आपका रहेगा। ये समझ में आया, बोले ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में यहां पे ध्यान से सुनिएगा, क्या कि सर आपके एलएलपी के अंदर जो काम यहां पे किया जाता है उसके लिए बोले बाकायदा क्या बनता है, एक एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है और उसको नाम क्या दिया जाएगा, एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट, सर एलएलपी एग्रीमेंट की बात अगर मैं करूं तो सिंपली कह सकते हैं कि आप इसको बायलॉज बोल सकते हो या फिर आप इसको इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम दे सकते हो, ठीक है, टू मैनेज द वर्क ऑफ एलएलपी। सब बोले पार्टनर्स कौन कौन रहेंगे, अगर कल को जाके किसी नए पार्टनर को ऐड करना हो तो क्या किया जाएगा, अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को निकालना हो तो क्या ऐसा निकाला जा सकता है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करता हूं अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में, किसके बारे में, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में, तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये रहेगी भाई साहब लिमिटेड, लिमिटेड अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आपने कहा भाई साहब देखो मैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरा बोले 1 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट्स इट, ये पैसा देने के लिए मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसके बाद में अगर एलएलपी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी आती है तो मेरे घर पे मत आ जाना कि भाई साहब आपको पैसा पे करना पड़ेगा, मेरी लायबिलिटी मेरी रहेगी और एलएलपी की जो लायबिलिटी है वो एलएलपी की ही मानी जाएगी। उससे बोले मेरी लायबिलिटी मान के चलने की गलती जो है वो आप गलती से भी मत कर लेना।
ये समझ में आया? ऐसा यहां पे सिंपल तरीके से बोला गया। क्या कहा गया है कि जो आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी वो लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहने वाली है, वो कभी भी आपकी ज्यादा होने वाली नहीं। ये समझ में आ गया भाई साहब? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पार्टनर्स दो होने चाहिए, मैनेजमेंट की बात आ गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आ गई, और क्या पॉइंट हो सकता है जो मुझे यहाँ पे क्रक्स के तौर पे आपको सिंपली बताना चाहिए, ठीक है? इसी में ही मैं ऐड कर सकता हूँ दैट फॉर द लायबिलिटीज ऑफ फर्म, फॉर द लायबिलिटीज ऑफ LLP, comma, partners shall not be held liable unless the act is अल्ट्रा वायस। क्या सर? अल्ट्रा वायस। सर ये अल्ट्रा वायस का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायस का मतलब होता है बियॉन्ड द अथॉरिटी, बियॉन्ड द अथॉरिटी। पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके LLP एग्रीमेंट में क्या रहती है? लिखी हुई रहती है। गॉट द पॉइंट? तो जो चीज वहां पे लिखी हुई उसके हिसाब से आपको क्या करना है? काम करना है। अगर आपने कुछ भी वहां पे गलत कर दिया या अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया, तो जिस पार्टनर ने उस अथॉरिटी को एक्सीड किया होगा उसे क्या मान के चला जाएगा? उसे रिस्पॉन्सिबल मान के चला जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा, दूसरी बात एक और, क्या सब बोले, जो भी आपका नेम ऑफ LLP रहेगा, इट शुड बी अ यूनिक नेम, ठीक है? एंड shall not resemble the name of any existing company or existing LLP or shall not be और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। किसी का ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई साहब किसी और का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और वो क्या कर लिया, वो आपने अपनी LLP का नाम जो है वो रख लिया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे इलाके में अगर मैं बात करूंगा ना, तो समोसे वाला, एक दुकान है समोसे वाला, उसने क्या किया, ये नाम जो है ना वो अपने नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। उसने क्या करवा लिया है? अपने नाम पे ये ट्रेडमार्क जो है वो क्या करवा लिया? रजिस्टर करवा लिया। क्या नाम है? समोसे वाला, ठीक है? बाकायदा उसका बोर्ड जो है वो ऐसा लगा हुआ रहता है, समोसे वाला, राइट? कल को जाके मैंने सोचा कि यार चलो समोसा बनाने की, या समोसे के साथ में बोले कचौरी भी प्रोवाइड करूंगा, ब्रेड पकौड़ा जो है वो भी प्रोवाइड करूंगा, ब्ला 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 ब्ला, उसकी बोले एक दुकान जो है वो स्टार्ट करता हूँ, उसकी एक दुकान जो है वो बोले मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं समोसे वाला नाम जो है वो यूज कर सकता हूं कि अपनी दुकान के लिए? तो आंसर क्या आएगा? नहीं सर। क्या मैं उसके लिए LLP बना सकता हूं क्या? तो जवाब क्या आएगा? नहीं सर। ये क्या कहलाएगा? ये ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा और इसके लिए सजा जो है वो बोले आपको सिंपली मिल सकती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर अगर मुझे मेरी LLP के लिए नाम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिएगा सर। बोले एक फॉर्म होता है जिसका नाम है रन LLP, RUNLLP, ठीक है? ये वाला फॉर्म जो है ये बोले आपको फाइल करना पड़ेगा कहां जाके? www.mca.gov.in पे जाके, और साथ में बोले आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, जो कि कितनी रहेगी? 1000 रुपए की फीस यहां पे होगी, ठीक है? यहां पे अगर मैं ये नाम के बारे में बात करूं, जो रन यहां पे लिखा हुआ है, सर ये रन का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है? ताकि आपकी फर्म को क्या मिल जाए? एक अलग नाम जो है, जो किसी और फर्म का नहीं है या किसी और कंपनी का नहीं है, ऐसा नाम जो है वो बोले आपको सिंपली यहां पे मिल जाए। सर ये कैसा होता है सर? ये जो फॉर्म आपने बताया कैसा होता है, दिखाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये अपन ने कर दिया। फिर इसके बाद सर बोले सबसे पहले अपन ने ये वाला काम कर लिया। ये वाला काम करने के बाद में अपन क्या करेंगे? इन कॉर्पोरेशन ऑफ LLP जो है वो कर लेंगे।
ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी विद द नेम रिजर्व्ड, ठीक है, प्लस एलएलपी डॉक्यूमेंट या एलएलपी एग्रीमेंट बोल दीजिए, प्लस एलएलपी एग्रीमेंट। सर ये भी कहाँ देना पड़ेगा, ये भी आपको देना पड़ेगा mca.gov.in पे, लेकिन हाँ इसका फॉर्म का जो नाम रहेगा वो है FILLIP, फिलिप। पहले ये जो फॉर्म हुआ करता था इसे INC2 कहा जाता था, ठीक है, मतलब पहले अगर मैं ये वाले फॉर्म के बारे में बात करूं तो इसे कहा जाता था फॉर्म नंबर 1, इसे कहते थे फॉर्म नंबर 1, और इसे कहा जाता था फॉर्म नंबर 2, राइट। लेकिन अब चूंकि ये फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला फॉर्म कर दिया, मतलब क्या, सब बोले एमसी पे जाके आप अपना पूरा काम जो है वो कर सकते हैं, पहले फिजिकल वाला फॉर्म हुआ करता था, तो इसको नाम क्या दे दिया, फिलिप, FILLIP। गॉट द पॉइंट। और सर जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपके एमसीए पे जो आपका ROC रहेगा, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ सारी चीजें जो है वो प्रॉपर हैं, कहीं पे भी कोई गड़बड़ वगैरह नहीं है, तो ये दे देगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोल दीजिए, रजिस्ट्रेशन किसका, ऑफ LLP का, आपकी LLP के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको सिंपली मिल जाएगा। और इसके बाद में ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो LLP है वो क्या बन चुकी है, ये बोले एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो बन चुकी है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगा, एंड फ्रॉम दिस डेट और फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस डेट से द LLP बिकम्स, क्या बन जाएगी, सब बोले 3-4 चीजें यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, इट विल बिकम आर्टिफिशियल पर्सन। सर व्हाट डू यू मीन बाय द आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसा इंसान विच इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं है, कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी बात, इट विल बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, भले ही इसके पार्टनर्स कोई भी होंगे, भले इसके पार्टनर्स कुछ भी करते होंगे, लेकिन इसकी जो एंटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, अलग रहेगी इसके पार्टनर्स, ठीक है। एंड इट विल हैव परपीचुअल सक्सेशन, क्या रहेगा, परपीचुअल सक्सेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सब बोले याद है पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हुआ था, बोले पार्टनर ने नोटिस दे दिया, कहा यार मेरे को डिसॉल्व करना है फॉर्म को, फॉर्म डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन LLP जो है वो तब तक डिसॉल्व नहीं करी जाएगी जब तक के आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया होगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बोले कोर्ट के पास में जहां पे स्पेशल कोर्ट आपका रहता है, नाम दिया जाता है NCLT, सर फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, उसके पास में पिटीशन करना पड़ेगा कि हमें अपनी इस LLP को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो आपका NCLT रहेगा वो ऑर्डर पास करेगा सारी चीजें करने के बाद में कि हाँ भाई साहब ठीक है अगर ये LLP अपने आप को डिसॉल्व करती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन जब तक के उस LLP को डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT, तब तक के आपकी जो LLP है वो क्या रहेगी, कंटिन्यूड रहेगी, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होने वाली। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट it becomes a separate legal entity, it has perpetual succession, artificial person जो है वो भी बन जाती है, और it has its own identity, ठीक है, इट्स ओन आइडेंटिटी। और ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है, सब बोले देयर विल बी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, जो बोले इसके पार्टनर्स रहेंगे उनकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो बोले सिंपली लिमिटेड हो जाएगी। ये समझ में आया क्या भाई सब, दैट्स इट। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा LLP, अगर मैं यहां सिंपल तरीके से आपको बोलूं तो। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये चार्ट जो आपका रहेगा ये आपके लिए बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। पहले ये वाला पार्टनर्स की बात अपन ने करी, फिर उसके बाद में 8 डिजिट वाला जो फंडा था वो आप लिख लीजिएगा,
ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट था आपका और नेम वाला, ठीक है, यह मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। उप्स, ट्रेडमार्क, हाँ ये लीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप, इतने पार्ट को। फिर उसके बाद में जो ये वाला पार्ट रहेगा इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो इधर वाला पार्ट था इसे भी आप सिंपली नोट डाउन कर लीजिए। गॉट इट, दैट्स इट। रुकते हैं यहीं पे और अगले वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने नोट्स में से और अच्छे से इसको कवर करते हैं। गॉट इट।